आपको याद होगा जंगल बुक। जंगल बुक जो किताब लिखी गई है उसका इतिहास यहीं से जुड़ा हुआ है। जंगल बुक रुडयार्ड किपलिंग की। तो उसमें एक खास बात थी कि उन्होंने इस किले को बताया था कि इसे इंसानों ने नहीं फरिश्तों ने बनाया है, क्योंकि इसकी खूबसूरती इतनी ज्यादा रही। नमस्ते, बूंदी दर्शन के इस छठे एपिसोड में हम आज फोर्ट को देखने जा रहे हैं। फोर्ट कैसा है, उसका कैसा रहा है इतिहास, इन सारी चीजों पर हम आपके साथ चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं बूंदी। आसपास में बने हुए घर और उससे आगे बढ़ते हुए हम बूंदी फोर्ट के लिए गढ़ पैलेस और ये किले के भीतर हम पहुंच चुके हैं। पीछे हमारे घोड़ों को रखने का जगह रहा है। इसके आगे हम बढ़ रहे हैं। किले को जैसे जैसे एक्सप्लोर करेंगे आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, बूंदी इस किले को संरक्षित करने की जरूरत है, लेकिन ये इमारत पूरी तरीके से अगर संरक्षित नहीं की गई तो आने वाले कुछ समय में ये बर्बाद हो जाएगी। किले में जिस ओर हम जाने वाले हैं वो है, सबसे पहले हम हाथी पोल में पहुंचेंगे जो कि आगे जाकर के खुलेगा रतन दौलत महल में, और उसके आगे हम पहुंचेंगे छतर महल में। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इस महल को संरक्षित करने की जरूरत है। आप देखें पूरी तरीके से बर्बाद हुआ है। मुझे इस चीज की बहुत तकलीफ है कि वो बच्चे जो इतिहास में रुचि रखते हैं, औरंगजेब के समकालीन भारतीय राजाओं के इतिहास को समझना चाहते हैं, उन लोगों को कितनी पीड़ा होगी जब उन्हें पता होगा कि भारत की कोई संरक्षित स्मारक उनकी आंखों के सामने खराब हो जाती है। यहाँ पर बिल्कुल मेंटेनेंस नहीं है और बारिश को झेलने की इसकी क्षमता मुझे लगता है कि 10 से 20 साल मैक्सिमम होगी अगर इसे संरक्षित नहीं किया गया। हम लगातार चढ़ते हुए पहुंचे हैं हाथी पोल में। हाथी पोल को देखा जाए तो यहाँ हाथियां हैं और एक मुख्य दरवाजा है जिसको हाथी भी नहीं तोड़ सकते थे। यहाँ पर देखेंगे दरवाजों के पास कीले हैं और ये भीतर दौलत महल की ओर जाकर के खुलता है। हम उसके भीतर जा रहे हैं। यहाँ से हम देख सकते हैं इस छोटी ब्लू सिटी को। जो बड़ी ब्लू सिटी है वो है जोधपुर। यहाँ पर भी घर अधिकतर सफेद और नीले रंग में रंगे हुए हैं। अब हम लोग चल रहे हैं छतर महल, बादल महल और फूल महल की ओर। आइए देखते हैं। आगे हमें रतन दौलत, छत्र महल, फूल महल, बादल महल, झूला चौक देखने को मिलेगा। ये है रतन दौलत महल का एरिया। आप यहाँ पर देख सकते हैं, शानदार है। इसकी भी अपनी जो कलाकृति है वो बहुत यूनिक है। और की बूंदी रियासत, तारागढ़ उसका एक किला। बरसात के मौसम में इसकी अपनी ही ब्यूटी होती है। इस फोर्ट का निर्माण 1956 में कुंवर अजयपाल चौहान ने कराया था। यह 1426 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ एक शानदार किला है जो संरक्षित करने की जरूरत है। इनके किलों की अपनी खास बात होती है। जब आप यहाँ जाएंगे तो आध्यात्मिकता और जो कल्चर है उसको ये मेंटेन रखे हैं। जब किसी भी आप दरवाजे से गुजरते हैं तो दरवाजा थोड़ा छोटा होता है ताकि व्यक्ति झुक करके चले, और दरवाजे के जस्ट ऊपर भगवान गणेश की प्रतिमा होती है। यह है दीवाने आम। दीवाने आम में राजा अपने लोगों से बात करते थे। इस जगह पर हम देखें तो राजा का यह दरबार यहाँ लगता था और आम पब्लिक लोगों से मिलते थे, आम पब्लिक से वो मिलते थे। ये है उनका शस्त्रागार जहाँ पर उनकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर तमाम सारी चीजें रखी जाती थी। दीवाने आम का मतलब वो लोग जो कॉमन मैन से राजा को अपनी समस्याएं कहने के लिए आते थे। राजा का दरबार कुछ इस तरीके से सजता था। आगे बढ़ेंगे हम दीवाने खास के लिए। ये है दीवाने खास जिस राजा बोझ सिंह ने किया था। जैसा कि मैंने कहा कि ये हाड़ोती चौहानों की अपनी परंपरा है जिन के तहत इस दीवाने खास को बनाया गया था। दीवाने खास में ही है कि बूंदी रियासत की प्रतीकात्मक तलवारें। थोड़ा पास से देखिए, इसके ऊपर दिखाया गया है एक फूल का भित्ति चित्र जो बनाया गया है, जो रिप्रेजेंट करता है कि जब राजकुमार 18 साल के हो जाते थे तो उन्हें यह तलवार गिफ्ट के तौर पर दी जाती थी। यहाँ पर देखा जाए तो जो स्थापत्य कला है उसमें हाथियों का इस्तेमाल किया गया है। बेहद शानदार इसकी स्ट्रक्चर है। ऊपर की ओर हाथियों को देखा जा सकता है। दीवाने खास से आगे ये फाउंटेन है जिसकी ये संरचना को हम यहाँ पर देख सकते हैं। इसी के आगे दो ऐसी संरचनाएं हैं जहां पर राजा बैठ करके
नृत्य देखा करते थे। सामने आप देखो वहां से बैठ करके, और थोड़ा और पास आए, इस फाउंटेन को देखा जाए तो यहाँ पर आज के 400-500 साल पहले फाउंटेन का निर्माण कराया गया था। और इसमें खास बात यह है कि यहाँ जो पानी का जो बहाव जो होता था वो ऊपर पहाड़ियों से जो पानी आती थी उससे एक प्रेशर जनरेट किया जाता था। पूरी तरीके से फिजिक्स था, जहां से ऊपर से पानी आते थे और वो यहाँ पर फव्वारे के तौर पर राजा के सामने वो एक फव्वारा बना देते थे। और इस प्रांगण में, इस चौहद्दी में राजा नृत्य को देखा करते थे, अपने आमोद प्रमोद के लिए इस जगह का इस्तेमाल करते थे। ये है दीवाने खास। यहाँ पर आप देखेंगे छोटे छोटे बॉक्सेस दीवाने खास के सामने ही बने हुए हैं। ऐसा बताया जाता है कि इसके भीतर कबूतर रहा करते थे। ये ऐसे कबूतर थे जो ट्रेंड होने का मतलब वो यहाँ से राज संदेशों को कोटा या झालावाड़ रियासत के आसपास कम्युनिकेशन के लिए ट्रेंड किए गए थे। आप इन बॉक्सेस के भीतर उस समय कबूतरों को यहाँ पर पाला जाता था, उन्हें ट्रेंड किया जाता था। ये है छत्र महल। हम यहाँ पर देखेंगे बेल्जियन ग्लासेस को। ये बेल्जियन ग्लासेस आज के 400-500 साल पहले की उस विदेशी ग्लासेस को दर्शा रही हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर जो संगमरमर का टेक्सचर दर्शाते हुए ये जो पिलर्स है, ये एक्चुअल में संगमरमर के नहीं है। इन्हें बनाते समय सीपियों का, घी का और तमाम उस समय के पुराने पदार्थों का इस्तेमाल किया गया। जो सीप आप समझ सकते हैं, जो नदियों में मिलते रहे, उनको इस्तेमाल करके इसे बनाया गया। और इसकी चिकनाहट कुछ वैसी है जैसे संगमरमर का टेक्सचर होता है। ऊपर बहुत सारी चित्र बनाए गए हैं। अगर आप इस पिलर पर देखें, इसे बनाते समय ऐसा माना जाता है अफगानिस्तान के कुछ रंगीन पत्थरों को पीस करके जो कलर डेवलप होते थे, उनसे ये भित्ति चित्र बनाए गए हैं। ये बेल्जियन ग्लासेस। और उसी के बगल में आप यहाँ पर देखेंगे भगवान राम अपने यहाँ के राजा को उपदेश दे रहे हैं। ये एक पेंटिंग जो कि 400-500 साल पुराने इतिहास को समेटे हुए उस समय के लूदी कला को दर्शा रही है। यहाँ पर भगवान राम माता जानकी के साथ बैठे हुए हैं। आप देखें, अगर करीब से देखें तो ये हनुमान जी को दर्शाया गया है। हनुमान जी को दर्शाया गया है क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा है उनका गधा। ये 400-500 साल पुरानी तस्वीरें जिसमें बूंदी की कला को दर्शाया गया है, जो राम दरबार को दर्शा रहा है। यहाँ पर आप महाभारत काल को देख सकते हैं। यहाँ बाण सैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह है और उनके आसपास ये लोग प्रार्थना कर रहे हैं उनके ठीक होने की। उस चीज को दर्शाया गया है। दीवाने खास में ही, ये दीवाने खास के ऊपर फूल महल दूसरी मंजिल और इससे ऊपर का मंजिल है बादल महल। इस तरीके से हम 3 मंजिले इस स्टोरी को अब चल रहे हैं एक्सप्लोर करने। इस महल में कुछ ही ऐसे दरवाजे हैं जो पूर्णतः चंदन की लकड़ी से बने हुए हैं। इनकी खास बात यह है कि ये चंदन की लकड़ी से बनाए गए हैं और इनकी नक्काशी को और बेहतरीन करने के लिए हाथी दांतों का इस्तेमाल किया गया है। ये हाथी दांत इसकी खूबसूरती को बढ़ा देते हैं। और ये पूरा का पूरा जो फाटक रहा है, दरवाजा है, ये चंदन की लकड़ी का बना हुआ है। हम अंदर की ओर आ चुके हैं और यहाँ पर देखेंगे आप, ये है टॉयलेट और वॉशरूम। पुराने जमाने का टॉयलेट और वॉशरूम कुछ इस तरीके से होता था। ऐसा मानते हैं राजा महाराजा अपने आमोद प्रमोद के लिए जब बियर या शराब पीते थे तो कुछ इस तरीके का माहौल होता था, जो इसके भीतर है, जो पूरी तरीके से इस समय बंद रखा गया है। यहाँ पर तमाम तरीके के ऐसे आर्ट्स हैं जो आपके मन को मोह लेंगे। बूंदी का किला इसीलिए रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था कि इसे इंसानों ने नहीं बनाया होगा। एक तरीके से हाइपोथेटिकल और हाइपरबोलिक भाषा थी, लेकिन वाकई जब आप इसे देखते हैं तो इसकी खूबसूरती उसी स्तर की लगती है। देखिए ना, इसकी चकाचौंध जो शीशे के साथ इस पत्थर को जिस तरीके से उकेरा गया है, आप करीब से आएंगे, यहाँ पर देखें पत्थरों के बीच में शीशे को जिस तरीके से उकेरने की कोशिश की गई है, जो दूर से इतने शानदार तरीके से चमक पैदा करती है, जो आपको उस समय के इतिहास को आज के दौर में जीने के लिए मजबूर कर देती है। दीवानिया कैसा दिखता रहा होगा उसको आर्टिस्टिक वे में यहाँ दिखाने की कोशिश की। मेरी उंगलियों के ऊपर अगर आप देखें, जूम करके दिखाएं, राजा को इस तरीके से बैठते थे और उनके जो खास सिपह सलार होते थे, राजा को इस तरीके से बगल में बैठ करके उनके साथ परिचर्चा करते थे। ये जगह अपने आप में कई सारे
इतिहास और हिंदू कल्चर को भी समेटे हुए है। हाड़ौती शासक कैसे दिखते रहे होंगे, हाड़ौती चौहान शासक कैसे दिखते रहे होंगे, उसको यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। यहाँ पर भगवान कृष्ण अपनी रानियों के साथ यहाँ बैठ करके अपना एक तरीके से दरबार लगाए हुए इसको दर्शाने की कोशिश की गई है। यहाँ पर रंगनाथ जी महाराज जी को दर्शाने की कोशिश की गई है। खूबसूरत तरीके से इस बिल्डिंग में आप देखेंगे चारों तरफ यहाँ आर्ट, हर एक आर्ट किसी न किसी इतिहास को दर्शा रहा है। इसमें खास बात यह है कि इस कलर का इस्तेमाल करते समय गोल्ड का, नेचुरल कलर्स का और उसके साथ ही साथ बारीकियत से उस समय के इतिहास को दर्शाने की कोशिश की गई है। तारागढ़ को तारागढ़ इसलिए कहा जाता था क्योंकि ऊंचाई से इसको देखते समय तारे के जैसा इतना ही खूबसूरत, जो रुडयार्ड किपलिंग ने बताया था ना, इस जगह से देखें, इसी झील में इसकी खूबसूरती तारे से कम नहीं थी। इसी वजह से इसको तारागढ़ कहते थे, ऐसा लोगों का मानना है। रुडयार्ड किपलिंग ने इसी तारागढ़ के बारे में बहुत सारी बातें कहा था, कुछ वैसी ही जैसे उन्होंने जोधपुर के किले के बारे में बताया था। जोधपुर के किले को लेकर के उन्होंने कहा था कि सामान्य लोग ऐसे किले नहीं बना सकते हैं। रुडयार्ड किपलिंग का जंगल बुक पूरी तरीके से राजस्थान के बूंदी के जंगलों और यहाँ से लेकर कोटा और जोधपुर तक की रियासत के बीच में ही उनका वो सारे किरदार समेटे हुए कहानी लिखी गई है। ये वैसा ही सूर्य घड़ी है जो सूरज की परछाई के साथ समय बताती थी। ये वो जगह है जहां पर जैसे हम जैसलमेर में, सॉरी जयपुर में देखते हैं सूर्य क्लॉक को, वैसे यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की। करीब से आप देखें तो यहाँ नंबर्स पड़े हुए हैं, 1 2 3 4 हिंदी क्रम में लिखे गए, 5 6। तो आप देखें इधर की ओर, देखिए इस समय 12 बज चुका है। 12 बजे के बाद इधर की ओर सूरज की छाया पड़ रही है, 1 2 3, और देखिए छाया, इस छाया पर फोकस कीजिए, ये 4 के करीब पहुंचने वाला है, 4 के करीब पहुंचने वाला है। और इस एक छोटे से डिवाइस की मदद से समय को हम कैलकुलेट कर सकते थे। इस लाइन के अलाउंग अगर हम देखें तो 4 बजने वाला है। यहाँ पर महल की सुरक्षा के लिए किस तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था होती थी, आप देखें यहाँ पर लंबी लंबी बंदूकों को बाहर दुश्मन को निशाना साधते हुए ये बनाए गए सुराख थी, जिससे होकर के हम इस किले की सुरक्षा व्यवस्था कितनी टाइट थी उस चीज को यहाँ महसूस कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था नीचे कि हम ऊपर जैसे जैसे जाएंगे, पहले फूल महल के ऊपर बादल महल हमें देखने को मिलेगा, वो चीज हमें देखने को मिल रही है। यहाँ से हम शहर की ब्यूटी को देख सकते हैं। एक नीला शहर पूरी तरीके से आपके सामने प्रस्तुत है, और खास बात यह है कि पूरे बूंदी शहर का विस्तार, ये नवल सागर लेक भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जहां पर इस किले की परछाई को देखने के बाद 4 चांद लग जाते हैं इस किले की खूबसूरती को। यहाँ पर हम देख सकते हैं नीचे की ओर घोड़ों को रखने की जगह थी। आप एक बार प्लीज फोकस करें, यहाँ पर घोड़ों को रखने की जगह थी ताकि शहर और इस किले की सुरक्षा को बेहतर तरीके से एडजस्ट किया जा सके। नवल सागर लेक के करीब ही ये यहाँ के राजा का, उनके राज परिवार का अपना प्राइवेट हाउस है, जिसे हम मोती महल कहते हैं। आप देख सकते हैं नवल सागर लेक जो किले से मैं देखने का प्रयास कर रहा हूँ, उसी के करीब में ये मोती महल है। और उसी से थोड़ा सा और हम साइड में हटते हैं तो ये राजा के दादा दादी का पुराना आवास हुआ करता था। ये इस बूंदी शहर के बीचों बीच में इस समय स्थित है। चलिए बढ़ते हैं फूल महल और बादल महल की ओर। ये है फूल महल जो कि राजा ने अपनी प्रिय पत्नी के लिए बनाया था। राजा भोज सिंह जी ने 1607 में इसे निर्मित किया था। बहुत ही प्राइवेट और बहुत ही खूबसूरत जगह है। चलते हैं, बढ़ते हैं बादल महल की ओर। ऊपर हम बढ़ रहे हैं बादल महल की ओर। यहाँ पर हम देखेंगे कुछ शानदार चीजें। मंगोल राजाओं और वहां से भेजे गए कुछ व्यापारियों को एक बार यहाँ पर जब आमंत्रित किया गया बुद्धे के राजाओं ने, चौहान राजाओं ने, तो उन्होंने इनको अपनी कलाकृतियों को बनाने के लिए आमंत्रित किया। आप वहां पर देखेंगे सबसे ऊपर देखिए ड्रैगन, वहां पर आप जूम करो प्लीज, वहां ड्रैगन देखा जा सकता है। ड्रैगन के साथ ही साथ आप मंगोल राजाओं को देख सकते हैं
चाइना और उसके आसपास के हिस्से के ये व्यापारियों के साथ आए हुए कुछ कलाकारों का दल रहा होगा जिसने इस कलाकृति को बनाया होगा। आप उस कोने पर फोकस करिए, कोने पर फोकस करिए और उन्होंने ऊपर की ओर अपने ही, तो यहाँ क्लियरली हम देख सकते हैं ये जो मंगोल राजाओं को दर्शाने की कोशिश की गई है, ये उसी चीज को दर्शाया गया है, अपने ही अंदाज में उन्होंने रंगा है। और उसी के ऊपर जब हम चलेंगे तो ये देखिए ड्रैगन को दर्शाया गया है। आज के 400-500 साल पहले मंगोल से आने वाले कलाकारों के द्वारा ये बनाए गए नृत्य चित्र है। और इसी के सटे हुए आप इसको अगर आप जूम जो हमने पॉइंट को किया है, ये एक्चुअल में उस समय मंगोलों ने लक्ष्मी जी और विष्णु जी को यहाँ पर दिखाया है और इन्हीं से सटा हुआ ये गणेश जी को आकृति दी गई है। ये है बादल महल, जहां पर अभी हमने दिखाया किस तरीके से चाइनीज और मंगोल कलाकारों के द्वारा बनाई गई कलाकृतियां इस महल का एक हिस्सा रही हैं। एक बार फिर से हम यहाँ पर देखेंगे पुराने जमाने के टॉयलेट कैसे हुआ करते थे। ये वॉशरूम था उस समय राजा महाराजाओं का, और हम आधुनिक रिसेंट टाइम के जो आज के 150 साल के आसपास का जो टॉयलेट रहा है उसको भी यहाँ देख सकते हैं जो बनाया गया है। यह क्षेत्र बेसिकली रानियों के लिए रहने का ये एक प्राइवेट जगह था जो हम इस समय देख पा रहे हैं। चलिए चलते हैं लोदी महल के सबसे महत्वपूर्ण जगह को जो झूला चौक है, इसे करीब से देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर वसंत ऋतु में राजा रानी और उनके बच्चे यहाँ पर झूला झूलने के लिए आया करते थे। हम ऊपर की ओर देखें तो ये है गेंदा महल और इधर की ओर इसके इस ओर किचन या रसोई की व्यवस्था की गई थी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है यह अनिरुद्ध भवन। राजा अनिरुद्ध ने अपनी पत्नी नाथावती के याद में या उनके लिए बनवाया था, याद क्या उनको रहने के लिए बनवाया था। वो काफी महत्वपूर्ण रानी रही है यहाँ के इतिहास में, और चौहान इतिहास में उनका ये महत्व रहा है कि उन्होंने यहाँ पर एक रानी जी की बावड़ी का निर्माण कराया था। तो रानी नाथावती की याद को समेटे हुए है अनिरुद्ध महल।